पूरे देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बन गया, कई जगहों पे झड़प हुई जुलूस के नाम पर, कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं सामने आई, कई जगहों पर मकामात को और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की बात आई और उसके साथ ही एक ट्रेंड चला बुलडोज़र चलाने का। और बुलडोज़र चलाने के साथ ही एक निशाना बनाया गया एक ख़ास परक्यूटेड कम्युनिटी को, एक ख़ास समुदाय को, जिसको कहते हैं मुसलमान। आरोप लग रहा है कि ये घटना मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रामनवमी के बाद सामने आई, लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम चल रहा है। इल्ज़ाम एक ही लग रहा है कि उनके घरों पर उनके तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, रामनवमी की जो भीड़ निकली थी, जुलूस निकली थी। लेकिन जिस तरीके से एक और घटना सामने आई है कि एक ऐसे शख्स के ऊपर मामला दर्ज किया गया है 3 लोगों के खिलाफ, जो फिलहाल 1 महीने से ज़्यादा वक्त से जेल में गुजार रहे हैं। अब उसके बाद ही ये सवाल उठने लगा है कि बड़वानी में जिस तरीके से मामला सामने आया कि पुलिस ऐसे लोगों को निशाना बना रही है जो जेल में बंद हैं। पूरी पुलिस की प्रक्रिया पर और सरकार की तरफ से जो बुलडोज़र चलाने का काम हो रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा। पराचा साहब, जिस तरीके से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की हुकूमत से कि कौन सा कानून है, कौन सा लॉ है कि आप किसी के घर को डेमोलिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं। इसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया एक घर भी शामिल है जिसको गिरा दिया गया। तो ये कौन सा कानून है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? वो तो नहीं बता रही है। जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या कानून के तहत काम करते हैं? तो कोई वर्दी पहनने से, सरकारी अफसर होने से कोई अब सरकारी अफसर या वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाता है। कानून का जो निर्देश है, जो कानून की डायरेक्शंस है, उस पर अमल करने से कोई पुलिस ऑफिसर या सरकारी अफसर बनता है। अगर कोई सरकारी अफसर या पुलिस ऑफिसर कानून तोड़ता है, कानून के खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो वो एक आम अपराधी की तरह होता है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स और ये सरकारी अधिकारी जो ये काम कर रहे हैं बुलडोज़र के ज़रिए बेगुनाह लोगों का बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के जो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं वो डकैत हैं, लुटेरे हैं। और उनके साथ वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोगों को मिलके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, जो उन्होंने 1 नंबर से और हो सकता है 2 नंबर से भी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अधिकारी भ्रष्ट ही होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ बेच के ये मकान दोबारा बनवाए जाने चाहिए। ये भारत का कानून और ये भारत का संविधान है। लेकिन जब सत्ता सिस्टम तमाम तरह से लोग मिल करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, उनसे एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया मीडिया के जरिए कौन सा कानून है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लास्ट में घूम फिर कर उन्होंने शास्त्रों का, पुराणों का हवाला दिया। तो सवाल यहाँ ये भी होता है कि जब आप एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत देश चलाने की बात करते हैं, कुरान और शरीयत के नाम पर आंख दिखाते हैं, तो फिर शास्त्रों का हवाला कहाँ से आ जाएगा? और एक गृह मंत्री के लिए फिर किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी कि भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं? आप सवाल तो जवाब देना चाहिए ना। वर्दी वाले हैं अलग चीज़ है, लेकिन एक मंत्री जो प्रदेश के एक तरह से मुखिया माना जाए कानून व्यवस्था के, उनके तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, कोई पद पे बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। कानून पे अमल करने से, इंसाफ करने से कोई चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई डकैती डालने लगे, चीफ मिनिस्टर बन के कोई अगर बैंक लूटने चला जाए, चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई कानून तोड़ने लगे, तो चीफ मिनिस्टर कोई कानून से ऊपर थोड़ी होता है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी कानून के दायरे में आएगा और ज़ाब्ते में आके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चाहिए ऐसे लोग चाहिए जो दम करें, भारत की जो हिम्मत करें भारत के संविधान और कानून की रक्षा करने का। और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो भी कानून तोड़ेंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश में मुकदमे चले ही हैं ना करप्शन के। तो उसी प्रकार से कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों की ख़ास तौर पे, वो बुज़दिल है जो हमारे बहादुर लोगों के पैरों में बेड़ियाँ बांध के रखती है। तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो सरकारी अफसर हैं और जो उनके राजनीतिक आका हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई करें। घर में बैठ जाएंगे चुपचाप, अपने जो जज्बाती भाषण देने वाले नेता हैं 10 दिन तक भाषण देंगे जब तक उनकी टीआरपी बढ़ेगी या लोग उनको देखेंगे और उनको लीडर मानेंगे, और तब तक वो आपकी आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद किसी और जगह जुल्म होगा, वहाँ चले जाएंगे। तो हर एक जगह के मुकामी लोगों को अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी जो भारत के संविधान और कानून के तहत कोई भी अपराधी हो उसको सज़ा दिलवाने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। और
कोर्ट और कचहरी, देखिए 20% का काम वहाँ से होगा, 80% आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितने जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उससे ज़्यादा आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से इसी मध्य प्रदेश में के ऊपर हो रहे हैं, इसी राजस्थान में करौली में और दूसरी जगह पे राजस्थान के SC और ST के ऊपर ज़्यादा मुसलमानों से जुल्म हो रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, दूसरी माइनॉरिटीज़ को, OBCs को एक साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सब अत्याचार हो रहे हैं। और एक फ्रंट बना के, महाज बना के पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने चाहिए और वकीलों की एक अच्छी टीम बना के इन अपराधियों को, जो कि बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की। इतने जगह सांप्रदायिक हिंसा होते चले गए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से घरों को बुलडोजर चलाया गया, अदालतें बहुत खामोश हैं। जो अदालतें खुद ही स्वतः संज्ञान ले लिया करती थी, वो अदालतें खामोश हैं। क्या अदालतों पर भी राजनीतिकरण हावी हो गया है? अदालतों पे बहुत दबाव है, इस बात को मानना चाहिए। अदालतों के पक्ष में भी, अदालतों को मजबूती देने के लिए भी जनता को, खास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, SC ST OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी, ये सब वीकर सेक्शंस हैं। इनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए अदालतों को मजबूती देने के लिए। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हम लोगों के ऊपर दबाव है, देश की जनता सामने आए और हमारी मदद करे। तो वो मदद यही है कि अब अदालतों को मजबूती देने के लिए, इलेक्शन कमीशन को मजबूती देने के लिए, पुलिस में जो ईमानदार अफसर हैं उनको मजबूती देने के लिए भी जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। ये 80% सोल्यूशन है पीसफुल प्रोटेस्ट, 20% सोल्यूशन ऑफ कोर्स अदालतों से भी मिलेगा। आपने SC ST OBC सबके एक साथ खड़े होने के लिए आपने बात कहा है। अक्सर ये बात सुनने में आता है कि जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा SC ST के मुकदमे दर्ज होते हैं, वो फर्जी तरीके से होते हैं और जानबूझकर इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो फिर कैसे हम लोग कहते हैं कि SC ST कम्युनिटी या OBC सब एक होकर के मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे या एक साथ मिलकर के केस मुकदमे लड़ेंगे? मैं इसका उल्टा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो इस्लाम क्या सिखाता है? जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक है किसी चीज़ का, उसके लिए खड़े हों। अगर इस बात की सच्चाई को आप मानते हैं, और ये सच्चाई है, सारे आंकड़े ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ मुसलमानों से कहीं ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए खड़े हों, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को अपने से पहले उनके लिए खड़े होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह जो ये जो सवर्ण मानसिकता है ना, मनुवादी मानसिकता, ये गरीबों को गरीबों से लड़ा के ही तो ताकतवर रहती है। एक तरह से कमज़ोरों को कमज़ोरों से लड़ा के ही तो ताकतवर रहती है। चलिए मैं आपकी बात, हालांकि मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं आपकी बात मान भी, आरोप लगाए जाते हैं कि मैं आपकी उनको एक टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। तो हम लोग जो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, समझदार कहते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कि हम इतने बड़े ज़हीन लोग हैं, एक अच्छे मज़हब का पालन करने, हम क्या बेवकूफ़ गधे हैं? हम लोग जो फिसाद की जड़ है उन ब्राह्मणों को नहीं समझेंगे, फिसाद की जड़ हम उन सो कॉल्ड मनुवादियों को नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि जिन लोगों को आगे करके लड़ाया जा रहा है वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन वो हैं इंसाफ, जो भारत के संविधान के दुश्मन है। दुश्मन वो हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। टेस्ट एक ही है, अगर कोई भी व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं मानता, मनुस्मृति से को समझता है कि वो जुल्म करने के लिए, तो वो हमारा है। जो मनुस्मृति को मानता है वो है जो भारत का दुश्मन है, और वो हमारा भी दुश्मन है। तो ये फार्मूला लगा के चलिए। आज भी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, मैं आपको बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ, ये तो बुलडोज़र मुसलमानों के साथ अब चल रहे हैं और पूरी दुनिया को पता भी लग रहा है। आज भी, अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जो खनन करते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, जो वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के माध्यम से और भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के माध्यम से ट्राइबल्स को पीट के उनके घरों से अभी निकाल रहे हैं, जहां आप और हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को आज पीट के उनके घरों से निकलने नहीं दिया जाता, उनको मूछ नहीं रखने दी जाती, उनको सड़क पे चलने का अधिकार। आम तरह घटनाएं आती हैं सामने। ये अभी हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं। ऐसा एक क्षण नहीं जाता जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ इस देश में
मनुवादी जुल्म नहीं करते। ऐसा एक मिनट सेकंड नहीं जाता इस देश में। अच्छा, तो खरगोन वाला जो मामला चल रहा है, लगातार बुलडोजर चलते ही जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए अब फिलहाल दिल्ली की तरफ से क्या कोशिश की जा सकती है? जैसे कि आप लोग हैं, अक्सर मामलों को उठाते रहते हैं, तो क्या इस मामले में आप लोगों की पहल रहेगी? देखिए, हम लोग तो परमानेंट सोल्यूशन देने का काम करते हैं। हमारा एक संगठन भी चल रहा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको पॉपुलराइज करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। उसको पॉपुलराइज करने के लिए हमारे पास टीम नहीं है, जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास है और बहुत सारी तंजीमों के पास है। डेडिकेटेड उन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। हम लोग तो सर झुका के अपना काम करते हैं। तो ये सब लोग अभी वहाँ पे इन लोगों को एक मौका मिल जाता है, कहीं जुल्म होता है तो ये अपनी मशहूरी करने के लिए 10 दिन 5 दिन वहाँ पे ये मशहूरी कर लें अपनी, और पूरा दुनिया में एक मातम कर लें और उसका फ़ायदा अपने आप उठा लें। ये कर लें कि देखिए हमने इतनी आवाज़ उठाई, और उसके बाद 10 दिन बाद उसे भूल के अगली जहाँ पे घटना होगी वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से अपना नाम कमाएंगे। हम लोग तो दावत दे रहे हैं, जो भी वहाँ के मजलूम हैं आए हमारे पास, हम परमानेंट सोल्यूशन देंगे। हम जिस भी केस को पकड़ते हैं उसको जब तक उसको अंजाम तक ना पहुँचा ले छोड़ते नहीं हैं। ये असली तरीका है। और हम वादा कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग हमारे पास आएंगे तो हम वादा कर रहे हैं ये कि हम उस एक एक पुलिस अधिकारी को और एक एक सरकारी अधिकारी को और उनके पीछे बैठे राजनीतिक आकाओं को उनके कानून के ज़रिए, संविधान के ज़रिए उनकी सही जगह उन्हें जेलों में पहुंचाएंगे। क्योंकि सबूत जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सारे उनके खिलाफ ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। कोई मुकदमा नहीं चला, कोई FIR नहीं हुई, कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई बुलडोज़र चलाने से पहले। ये एक अपराध है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से हम इनके घर बनवाएंगे दोबारा। ये भारत का संविधान और कानून है जी। तो यानी अब उन लोगों का इंतजार करना चाहिए जो खरगोन में पीड़ित हैं, और वो आते हैं तो फिर इसके बाद अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, वो अगर पुख्ता मजबूती के साथ चलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो एक गुलाम की ज़िंदगी ना जिए, इस डर में ना जिए कि हमारे घरों पे दोबारा भी बुलडोज़र चलाए जाएंगे, तब वो हमारे पास आएँ। बाकी तो अभी जो मजबूरी में आदमी जो डूबता होता है ना, उसको तिनके का भी सहारा होता है। तो बहुत सारे लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपनी खुद की पब्लिसिटी करते हैं। उन लोगों को देख के मुझे बहुत रंज भी होता है, दुख भी होता है, और उन मजलूमों के ऊपर भी बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देखो किस तरीके से लोग उनके खून पसीने और उनके आंसुओं को बेच के अपनी क़यादत तो आगे कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ परमानेंट काम नहीं कर रहे। दिल्ली दंगों में कितनी तंजीमों ने एक्चुअल काम किया, कितने लोगों ने RSS के लोगों को जेल भिजवाया, कितने लोगों ने, पुलिस के लोग जिन्होंने खुद वहाँ पे दिल्ली दंगों में हमले किए थे, कितने लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कितने लोगों ने उन पॉलिटिकल लीडर्स अमित शाह साहब के खिलाफ, कितने लोगों ने अमित शाह क्या नाम है, कपिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। हम लोग कर रहे हैं ना वो काम। ये है असली काम। इस चीज़ का जब कानून का डर आएगा कपिल मिश्रा जैसे लोगों में, कानून का डर आएगा जो मध्य प्रदेश के क्या मंत्री हैं उनके दिल में, जब कानून का डर आएगा अमित शाह जैसे लोगों में, तब देश के मजलूमों की हिफाजत हो सकती है। वरना उनके पास जुल्म करने के लिए जालिमों की कमी नहीं है। वो एक जगह के बाद दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह करते ही रहेंगे। अदालतों के जरिए जो फैसले दिए जा रहे हैं उस पर भी बहुत मजाक बन रहा है, बल्कि सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से एक केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने गोली मारो का नारा दिया खुले मंच से आह्वान करके, और फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, मुस्कुरा करके उन्होंने दिया है तो वो अपराध नहीं होगा। तो ये लोग भी तमाम कह देंगे भाई हमने मुस्कुरा करके बुलडोजर चलवा दिए, फिर क्या इसका इलाज होगा? देखिए, अभी वो जजमेंट नहीं आई है। शायद वो टिप्पणी एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई थी, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो ये ऑफ द कफ टिप्पणियाँ आदि कच्ची पक्की होती हैं। कोई जजमेंट आएगी इस तरह की तो तब हम उसकी मजम्मत करेंगे और उसकी मुखालफत भी करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। लेकिन इस तरह की जजमेंट अभी तक नहीं आई है कोई भी। तो बुनियादी बात यह है कि अदालतों के ऊपर हम पूरा न्याय लेने के लिए सिर्फ 20% से ज़्यादा अगर तवक्को और उम्मीद रखते हैं इस टाइम में, तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगी। 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। ये जो खरगोन वाला मामला है, जिस तरह से खरगोन मध्य प्रदेश सामने आया, तो इसकी लड़ाई कहाँ से शुरू हो सकती है? मतलब खरगोन से ही शुरू होगी या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में जाने से मुझे लगता है नुकसान ही होता है। हाँ, जो पिटिशनर बन जाते हैं उनका तो बहुत मशहूरी हो जाती है। 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, साल, 2 साल तक वो बड़े लोग बन जाते हैं। उनको ये बताने का मौका मिल जाता है कि हमने एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। उससे कुछ नहीं होने वाला। ज़मीन पे रह के सबूत इकट्ठे करके लोकल लेवल से काम शुरू होता है सबसे पहले। जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं
बहुत मजबूरी की हालत में जाना पड़े तो अलग बात होती है, लेकिन जो सीधे कूद के जाते हैं वो सिर्फ अपनी, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए जाते हैं। वो कोई उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की ना उनकी ज़्यादा नियत होती है, ना वो कोई फ़ायदा पहुँचा पाते हैं ज़्यादा। ज़मीन पे रह के लड़ाई होती है, जहाँ पे एक्चुअल जुल्म हो रहा है वहीं पे भारत का कानून, न्याय व्यवस्था, मजिस्ट्रेट जो सिस्टम है वो ज़मीन पे उस जगह मौजूद है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो आखिरी टाइम पे आ जाता है। एक बात, दूसरी बात, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती बातें करते हैं और जो मुसलमान 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 बार बार कह रहे हैं, वो सब आरएसएस की मदद कर रहे हैं, जानते बूझते या बेध्यानी में। ये भी ख्याल रखना चाहिए। जो जितनी ज़्यादा जज्बाती तकरीरें करेगा उससे हमें होशियार रहना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जबकि प्रैक्टिकल ज़मीन पे वो कोई मदद करने नहीं आते। एक मुस्लिमों में एक बहुत बड़ी तंजीम है और उसने सरकार को लेटर लिखा, मंत्रालय को लेटर लिखा, और उसमें मुसलमान शब्द भी नहीं लिख सके वो। और बहुत बड़ा नामवर वो लोग हैं, बहुत बड़ी तंजीमें चलाते हैं और अच्छे खासे वो लोग भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं किसी मसले को लेकर के। उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम भी है। लेकिन जब वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी लिखते हैं या ख़ास अल्पसंख्यक लिखते हैं, उसमें मुस्लिम भी नहीं लिख सकते, तो ऐसी मुस्लिम तंजीमों का क्या होना चाहिए? फिर किस तरह से ये लोग मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहें? क्या सिर्फ नाम पैदा करने के लिए? पहले तो वो तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें तो हैं, लेकिन वो सब जितनी भी तंजीमें आज के दौर में मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें ज़मीर फरोशों की और बिज़दिलों की भरमार है। और जो उनमें बहादुर लोग हैं उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती, और वो लोग सब एक आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। वो अपना दुकान और धंधा चला रहे हैं उस माध्यम से, और आरएसएस के कंट्रोल में रह के काम कर रहे हैं कि हम पूरी कम्युनिटी को बेचेंगे, पूरी कम्युनिटी के पैरों में बेड़ियां बांध के रखेंगे, उन्हें बुज़दिल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग बड़ा नाम उसका होता है, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लेकिन वो भी बहुत खामोश नज़र आया। तो क्या इस तरह के विंग जो हैं, मतलब कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही बस एक जगह बैठे होते हैं, मुसलमान नाम का ठप्पा लेकर के, सिंबल लेकर के? देखिए, जो आरएसएस ने संगठन बनाया है वो तो मेरा उससे ज़्यादा कुछ खिलाफत या मुखालफत नहीं है। उन्होंने तो मुसलमानों का नुकसान करने के लिए ये संगठन बनाया है कि मुसलमानों को कैसे जाके पीठ में छुरा मारा जाए। उनके लिए बना रखा, दलितों के लिए हाँ, बना मैं वही आ रहा हूँ उस पर। उससे भी पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बना रखा है, इसलिए कि कैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को नेस्तो नाबूद किया जाए। उन्होंने सिखों के लिए भी बना रखा है, कैसे सिखों को नेस्तो नाबूद किया जाए। ट्राइबल्स के लिए बना रखा है, कैसे ट्राइबल्स को नेस्तो नाबूद किया जाए और मनुस्मृति उनके ऊपर लागू की जाए। उन्होंने ओबीसीज के लिए बना रखा है, तो कैसे ओबीसीज की क़यादत को हाईजैक किया जाए और उनको बर्बाद किया जाए, रिजर्वेशन छीन के उनकी। उन्होंने तो ये सब काम कर रखे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो तो डिक्लेयर्ड मनुस्मृति के मानने वाले हैं और वो मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मुझे तकलीफ, दिक्कत और परेशानी उन लोगों से है जो कि मुखौटा तो बनाए हुए हैं हम लोगों का, जो कि मुखौटा तो लगाते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, मुखौटा लगाते हैं शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, मुसलमानों का, लेकिन काम उनका करते हैं अपनी बुज़दिली की वजह से और अपने लालचों की वजह से। लेकिन बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि आरएसएस के लोगों से मिल के आए और उनको अरेस्ट किया गया है, और बहुत सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे पता है उनके बारे में, मैं तो बताता हूँ उनको, और मुझे तो पता लगती ही रहती है। मेरे भी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और ईमानदार अफसर जो एजेंसीज में भी हैं वो हमें भी फ़ोन करके बताते रहते हैं कि अब इसका नंबर है, अब उसका नंबर है। तो ये सारी जो मुस्लिम ज़मीर फरोश तंजीमें हैं ना, और उनकी क़यादत जो है, ये मान जाए मेरी बात। तो अभी हाल में कोई ऐसा नाम सामने आने वाला है? मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा नाम अभी बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाला है इन तंजीमों में से, और तब वो हैरान होंगे कि भाई मैंने तो अपना पूरा ज़मीन इनके आगे गिरवी, मैंने तो अपनी इज्जत, टोपी, सब कुछ तो इनके नाम गिरवी कर रखी थी, फिर भी मुझे अरेस्ट कर लिया। ऐसा होने वाला है। मान जाएं, बुज़दिली ना करें, ईमान पे आएँ। सिर्फ ईमान दिखाने के लिए नहीं होता, अमल से नहीं, ईमान रखें। अमल दिखाने के लिए रोज़ा, नमाज, ये सब है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन रखना, ना डरना अल्लाह के अलावा किसी से। ये पहली शर्त है ईमान की, जो हमें समझ में आती है। अब ये तो बड़े बड़े आलिम हैं, किताबें पढ़ी हैं इन्होंने, मजहबी किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ जानते हैं, आलिम फाजिल हैं, तो क्या जो मौलवी मौलाना हैं, इन लोगों को कैसे ईमान से दूरी बढ़ रही है? हम जैसे गुनहगार लोग जो हज़ारों लाखों गुनाह करते हैं, जिनको मज़हब की इतनी नॉलेज भी नहीं है, हम जैसे लोग अगर हिम्मत कर सकते तो इनकी हिम्मत तो हमसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी अरेस्टिंग हो सकती है, एक बड़े हाथी के तौर पे उनको देखा जाएगा। बड़े हाथी की अरेस्टिंग होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। ये सब लोग अटेंशन हो जाएं, लड़ेंगे भारत के संविधान के लिए, सब मजलूमों के लिए, तो बचेंगे, वरना एक भी नहीं बचेगा। और ये तब रोएंगे, चिल्लाएंगे और मेरी बात को याद करेंगे। मैं रहूं ना रहूं,
मेरी बात याद करेगा, एक एक देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ सब मौलानाओं को। तो वो याद जो करें। जो अरेस्टिंग होने वाले वो पॉलिटिशियन है या किसी खास तंजीम से ताल्लुक रखते हैं? ये तो मिक्स है ना, कहते तो सब है हम पॉलिटिक्स करते नहीं है, ये तो मिक्स है, ना पॉलिटिशियन है ना तंजीम वाले हैं। जब तंजीम वाले बनना होता है तो तंजीम वाले बन जाते हैं, जब पॉलिटिशियन बनना होगा तो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। कौन सा ऐसे हमारे बड़े तंजीम वाले हैं जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? ज़ाती पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन कम्युनिटी के की रहनुमाई नहीं करेंगे। राज्यसभा दे दीजिए, भाग के अभी ले लेंगे सब। नेगोशिएट करते हैं दिन रात बैठ के उसके लिए, जैसे एक आम पॉलिटिशियन प्लानिंग करता है वो सब काम करते हैं। पैसे कहीं से मिलने वाले होंगे तो पूरी तकरीर करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो लोकसभा के सांसद भी नहीं हो सकते हैं, हो सकता है वो विधायक भी ना हो अरेस्टिंग वाले, हो सकता है कोई बड़ी मुस्लिम तंजीम वाले भी ना हो, कोई तो उनकी खास पहचान होगी। मैं अपने जो ईमानदार जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो दोस्त हैं उनकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा इन लोगों को क्यों पहुंचाऊं? मैं तो बता रहा हूं, एक बड़ा आदमी अरेस्ट होने वाला है मुस्लिम कम्युनिटी में से, तो ये सुधर जाएं, सब आ जाएं सही लाइन पे। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, ईमान पे आ जाएं, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। सबसे पहले इनका, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना हमारे, जो आज भी जाके आरएसएस और बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं ये सोच के कि शायद हम इतनी ज़मीर अपने उनको बेच देंगे तो वो हमें शायद लिहाज कर लेंगे। एक बड़े दिल्ली के बिजनेसमैन भी हैं, वो भी जेल जाने वाले हैं, मुस्लिम ही हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो भी जाने वाले हैं जेल, उनकी भी खबर है मुझे। तो ना बिजनेसमैन बच रहे हैं ज़मीर फरोशी करके, तो ईमान पे ही रहो भाई, ईमानदारी से काम करो, कमज़ोरों के लिए, भारत के संविधान के लिए काम करो, भारत के लिए काम करो। ज़मीर बेच के मनुस्मृति के मानने वालों के लिए क्यों काम कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। उनका फार्मूला एक ही है कि मुसलमानों को उन्हें रखना है ताकि वो मुसलमानों को के ऊपर जुल्म करके नफरत पे राजनीति कर सके, छोड़ेंगे नहीं इन्हें, वो ये समझ लेना चाहिए। तो ये थे महमूद प्राचा साहब। तमाम तरह से बात वहीं पर उठती है कि खरगोन से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा बस इसी का इंतजार है और वही देखना बाकी रहेगा। दिल्ली से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।